नमस्कार। ये पिछले 30 सालों के यूपीपीएससी भौतिकी प्रश्नों के संकलन पर आधारित आज की हमारी बातचीत में आपका स्वागत है। हर रिवीजन के लिए मात्रक और मापन यंत्रों से शुरू करना सबसे सही रहता है। मतलब भौतिकी की नींव यहीं से बनती है। सही कहा। तो चलिए मात्रकों से ही शुरू करते हैं। एक पैटर्न जो बहुत दिखता है वो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे एक प्रश्न था, विकल्प थे किलोवाट घंटा विद्युत, सेल्सियस तापमान, रिएक्टर स्केल आर्द्रता और आरएच फैक्टर रक्त। इसमें क्या पकड़ना था? हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। इसमें देखिए, रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता के लिए होता है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी के लिए नहीं। अच्छा। आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर यूज होता है। हाँ, हाइग्रोमीटर। बाकी सब सही थे। किलोवाट घंटा बिजली की खपत यानी ऊर्जा, सेल्सियस तापमान और आरएच फैक्टर तो ब्लड ग्रुप वाला मामला है। तो गलत जोड़ी थी रिएक्टर स्केल और आर्द्रता थी। ओके। तो ये हाइग्रोमीटर जैसे यंत्रों के नाम और उनके काम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है फिर। इस संकलन में कुछ और नाम बार बार दिखे हैं। कौन कौन से? जैसे वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर, हाँ, एनीमोमीटर। और ऊंचाई, खासकर जैसे विमानों की समुद्र तल से ऊंचाई, उसके लिए एल्टीमीटर। बिल्कुल। और एक और याद रखिए, जहाजों पर सही समय के लिए क्रोनोमीटर। ये सीधे सीधे मैचिंग वाले सवालों में आ जाते हैं। अच्छा। और जैसे दाब की बात हुई तो उसकी इकाई पास्कल है एमकेएस या एसआई सिस्टम में। लेकिन बार भी दाब की ही इकाई है ना? हाँ, तो ये दिखाता है कि अलग-अलग सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, और उनमें इकाइयां अलग हो सकती हैं। भारत में तो खैर एसआई और एमके ज्यादा चलते हैं। सही। और ये इकाइयां तो जैसे भौतिकी की भाषा ही हैं। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां जो इन पेपर्स में खूब पूछी गईं, जैसे लेंस की पावर के लिए डायोप्टर डायोप्टर। हाँ, और ऊष्मा या ऊर्जा के लिए जूल। यहीं पर एक बात ध्यान रखने वाली है, कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान की। ये फर्क अक्सर फंसाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, तापमान उसका माप। और रेडियोधर्मिता की इकाइयां भी देख लीजिए, बेकोरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये तीनों याद रखनी है। तीनों? हाँ। एक सवाल था कि इनमें से कौन इकाई नहीं है, और ऑप्शन में आइंस्टाइन था। अब आइंस्टाइन तो वैज्ञानिक थे, इकाई नहीं। हाँ हाँ। हाँ। इसी तरह बल के लिए न्यूटन, कार्य के लिए फिर से जूल, और ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल। ये सब तो एकदम बेसिक और जरूरी हैं। और गति वाली इकाइयां? जैसे वेग और त्वरण। हाँ, वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड ms, और त्वरण यानी एक्सेलरेशन के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ms स्क्वायर। तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम AO एंगस्ट्रॉम। और जो बहुत तेज गति होती है जैसे हवाई जहाज या मिसाइल की, उसके लिए मैक संख्या मतलब मैक नंबर। मैक संख्या ये क्या बताती है? ये बताती है कि कोई चीज ध्वनि की गति से कितने गुना तेज चल रही है। मैक 1 मतलब ध्वनि की गति के बराबर, मैक 2 मतलब दुगनी रफ्तार से, ऐसे। अच्छा, समझा। कुछ और खास इकाइयां भी हैं जिन पर सवाल दिखे, जैसी धुएं का घनत्व, उसके लिए रिंगेलमैन स्केल। ये 2020 पीसीएस में आया था। हाँ, रिंगेलमैन स्केल, ये नया सा लगा था तब। और खगोलीय दूरियों के लिए पारसेक और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इस पे तो बहुत सवाल बनते हैं कि ये किसकी इकाई है। हाँ, और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी की इकाई है। दूरी की, समय की नहीं। लोग वर्ष देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, सही कहा। एक प्रकाश वर्ष मतलब करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। बहुत ज्यादा दूरी। और लंबाई की छोटी इकाइयां भी पूछी जाती हैं तुलना करने के लिए, जैसे फर्मीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। इनमें सबसे छोटी कौन सी है? इनमें फर्मीमीटर सबसे छोटी है, 10⁻⁻15 मीटर। माइक्रोन 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और जैसे नदी में पानी बह रहा है, उसकी दर कैसे मापते हैं? वो क्यूसेक में मापते हैं। क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट पर सेकंड। ओके। कंप्यूटर डेटा बाइट में, बिजली उत्पादन क्षमता मेगावाट में, जैसे थर्मल पावर प्लांट की। समुद्री जहाज की गति नॉट में। नॉट, जैसे 2 नॉट, 3 नॉट। हाँ, वही। और नौ संचालन में दूरी नॉटिकल माइल में। अच्छा, नॉटिकल माइल। और भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल तो हमने पहले ही बात कर ली। हाँ, वो भी बहुत कॉमन है। एक और थोड़ा तकनीकी कॉन्सेप्ट है, शांता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शांता, ये यह क्या होता है? है? गाढ़ापन जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। आसान भाषा में कहें तो तरल पदार्थ का गाढ़ापन, जो उसके बहने में रुकावट डालता है।
जैसे शहद पानी से ज्यादा श्यान मतलब विस्कस होता है। इंजन ऑयल की तरह, बिल्कुल। तकनीकी रूप से देखें तो ये तरल की परतों के बीच होने वाला आंतरिक घर्षण है जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसकी इकाइयां भी पूछी जाती हैं। सीजीएस में पॉइज और एसआई या एमकेएस में न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। पॉइज, ये नाम याद रखना होगा। हाँ, ये तरल के प्रवाह को समझने के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई इकाइयां और कुछ यंत्र। अब थोड़ा और यंत्रों और उनसे जुड़े तथ्यों पर आते हैं। समुद्र की गहराई के लिए क्या इकाई है? फैदम। फैदम। और ऊर्जा की एक और इकाई जो घरों में इस्तेमाल होती है, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। हमारे बिजली पर हाँ, यूनिट। जिसे कहते हैं। हाँ, यूनिट। इसका जूल में मान कितना होता है, ये पूछते हैं क्या? हाँ, ये रूपांतरण महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यह आंकड़ा याद रखना चाहिए। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ओके। इसी तरह इंच और सेंटीमीटर का भी पूछ लेते हैं। 1 इंच लगभग 2.54 सेंटीमीटर। और कच्चे तेल का बैरल? बैरल? हाँ, वो भी सुना है। एक बैरल में करीब 159 लीटर होते हैं। 109 लीटर। अच्छा। और नैनोमीटर का मीटर में तो हमने देखा 10⁻⁹ मीटर। सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ गुणा 10⁻², मतलब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। हाँ, बस घातों का खेल है। ये इकाइयां बदलना आना चाहिए। बिल्कुल। अब कुछ और यंत्र फटाफट देख लेते हैं जो पेपर्स में दिखे हैं। भूकंप का पता लगाने वाला सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। पौधों की वृद्धि दर ऑक्सिनोमीटर। ऑक्सिनोमीटर। ये नया है। हाँ। ऊंचाई या कोण मापने के लिए सेक्सटेंट। घूमने की गति जैसे आरपीएम, उसके लिए टैकोमीटर। और सूर्य की किरणों की तीव्रता के लिए एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर, सूरज के लिए। ठीक है। और मेडिकल वाले भी तो होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वाला। वो क्या नाम था, बड़ा अजीब सा? स्फिग्नोमेनोमीटर। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर बहुत कॉमन है। स्फिग्नोमेनोमीटर। और दिल की धड़कन सुनने वाला स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप तो पता है। पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए एरिस्कोप। ये प्रकाश के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन पर काम करता है। अच्छा, पेरिस्कोप। और तापमान के लिए? थर्मामीटर तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा तापमान हो, मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, उसके लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो वस्तु से निकलने वाले रेडिएशन को देखकर तापमान बताता है। पायरोमीटर। हाँ, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग हैं। थर्मोकपल है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। अपना क्लिनिकल थर्मामीटर तो बस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही मापता है। पानी की नीचे चीजों का पता कैसे लगाते हैं? नेवी वगैरह। उसके लिए सोनार यूज होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ध्वनि तरंगों पर काम करता है। सोनार। ठीक। कुछ और बेसिक वाले रह गए? हाँ, जैसे बिजली का करंट मापने के लिए एमीटर, वजन के लिए स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग बैलेंस, और वोल्टेज मतलब विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर। ओके। अच्छा, आर्द्रता के लिए हमने पहले हाइग्रोमीटर बोला था। अगर किसी द्रव का घनत्व मापना हो तो? उसके लिए हाइड्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता के लिए हाइग्रो, द्रव घनत्व के लिए हाइड्रो। ओहो, हाँ, ये तो कंफ्यूजिंग है, हाइग्रो और हाइड्रो। हाँ, इसमें गलती हो सकती है। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर, जो असल में घनत्व ही मापता है। और रेडियोधर्मिता मापने के लिए गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर? ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लेकिन ये वो नाम है जो घूम फिरकर आते रहते हैं। इनको याद रखना फायदेमंद है। बिल्कुल। अब इकाइयों और यंत्रों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गति, बल और ऊर्जा के जो मूल सिद्धांत है। सबसे पहले तो सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर और स्केलर, इसका अंतर समझना कितना जरूरी है? अरे, ये तो बहुत ही मौलिक मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इस पर सीधे सवाल बनते हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश। तो क्या फर्क है दोनों में? देखिए, अदिश राशि यानी स्केलर वो है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं होती। जैसे चाल, दूरी, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, शक्ति। अच्छा। विद्युत धारा भी अदिश है। इसमें दिशा होती है, पर यह वेक्टर योग के नियमों का पालन नहीं करती। हाँ, ये स्पेशल केस है। और सदिश राशि यानी वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जैसे बल लगाया तो बताना पड़ेगा किधर लगाया। बिल्कुल, सिर्फ 5 न्यूटन कहने से बात पूरी नहीं होती। किस दिशा में धक्का दिया या खींचा, ये दिशा का महत्व ही वेक्टर को स्केलर से अलग करता है।
ठीक है। अब गति और ऊर्जा से जुड़े कुछ और पॉइंट्स जो इन सवालों में दिखें। अगर किसी कण का संवेग, मोमेंटम, 2 गुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि के का फॉर्मूला p² 2m होता है। p संवेग है, तो p 2 गुना हुआ तो p² 4 गुना हो गया। अच्छा, ये सीधा रिलेशन है। हाँ, और गतिज ऊर्जा खुद एक अदिश राशि है, स्केलर। एक और सवाल जो कई बार देखा है, अगर सैटेलाइट से कोई गेंद बाहर फेंक दें तो? वो नीचे नहीं गिरेगी, वो सैटेलाइट के साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाती रहेगी उसी ऑर्बिट में। अरे वाह! और हवाई जहाज ऊपर कैसे उठता है? क्या विज्ञान है इसके पीछे? इसके पंखों का डिजाइन खास होता है, एरोफॉइल शेप। इससे पंख के ऊपर हवा तेजी से बहती है और नीचे धीमी। जहां हवा तेज वहां दाब कम, जहां धीमी वहां दाब ज्यादा। अच्छा, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक नेट दाब बनता है जो लिफ्ट पैदा करता है और जहाज ऊपर उठता है। ये बर्नौली का सिद्धांत है। बर्नौली का सिद्धांत। हाँ, ये नाम सुना है। अच्छा, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है फंडामेंटल फोर्सेस में? नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। ओके। और जेट इंजन, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सवाल भी बहुत बार आया है। रेखीय संवेग संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंजन गर्म गैसों को तेजी से पीछे फेंकता है, ये हुआ एक्शन, और इसके रिएक्शन में इंजन आगे बढ़ता है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये संवेग संरक्षण तो कई जगह लगता है। अच्छा, अब भार, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं। सैटेलाइट में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता क्यों महसूस होती है? वजन क्यों नहीं लगता? देखिए, उसका द्रव्यमान मतलब मास तो उतना ही रहता है। पदार्थ की मात्रा तो कम नहीं हुई, पर भार, वेट होता है mg, गुरुत्वाकर्षण बल। सैटेलाइट में वो और सैटेलाइट दोनों पृथ्वी की तरफ लगातार गिर रहे होते हैं, एक तरह से फ्री फॉल में। गिर रहे होते हैं। हाँ, ऑर्बिट में घूमना एक तरह का कंट्रोल्ड फॉल ही है। इस वजह से प्रभावी गुरुत्व शून्य हो जाता है और भारहीनता महसूस होती है। अच्छा, और लालटेन या दिए की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है? वो केशिकात्व के कारण होता है। कैपिलरिटी, पतली नलियों में तरल का अपने आप ऊपर चढ़ना। केशिकत्व, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम भी बहुत पूछा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो एक स्टेटमेंट आता है कि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल बढ़ता है। यह गलत है। गलत है? हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान और इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल F = mg भी घटता है। ओके, घटता है। और बारोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो? तूफानी मौसम का संकेत, ये भी बार बार पूछा गया है। हाँ, ये भी देखा है। और घनत्व का क्या? अगर किसी चीज की मात्रा बदल दें, जैसे आधा किलो लोहा ले ले या 1 किलो, तो क्या घनत्व बदलेगा? नहीं, अगर पदार्थ वही है और तापमान, दाब नहीं बदला, तो घनत्व डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम नहीं बदलता। घनत्व उस पदार्थ का गुण है, उसकी मात्रा का नहीं। अच्छा, अब कुछ रोजमर्रा की चीजों से जुड़े सवाल। पेंडुलम वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? धीमी क्यों चलती हैं? गर्मी से पेंडुलम की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, धातु के फैलने से। हाँ। और पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर पूरा करने का समय, वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। T is proportional to √L। तो लंबाई बढ़ी तो टाइम पीरियड बढ़ा। मतलब एक चक्कर में ज्यादा टाइम लगा। हाँ, तो घड़ी धीमी हो गई, सुस्त हो गई। वाह! और कुएं से पानी की बाल्टी खींचते समय पानी के अंदर हल्की लगती है, बाहर आती भारी, ऐसा क्यों? पानी के अंदर बाल्टी पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स। उत्प्लावन बल। हाँ, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये बल बाल्टी के वजन का कुछ हिस्सा संभाल लेता है, इसलिए वो हल्की लगती है। पानी से बाहर आते ही ये बल हट जाता है और पूरा वजन महसूस होता है। अच्छा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? वो तो टेढ़ी है। वो इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे अगर एक सीधी लाइन नीचे खींचें तो वो लाइन अभी भी उसके आधार मतलब बेस के अंदर ही पड़ती है। जब तक वो लाइन बेस के अंदर है तब तक वो स्टेबल रहेगी। ओके, मतलब गुरुत्व केंद्र का खेल है। बिल्कुल। और अगर उड़ते हवाई जहाज से बम गिरा दें तो? हवा के प्रतिरोध को न गिने तो? कहाँ गिरेगा? पीछे छूट जाएगा? नहीं, वो ठीक जहाज के नीचे ही गिरेगा। ओके। क्योंकि जब उसे छोड़ा गया तब उसका हॉरिजॉन्टल वेग जहाज के बराबर था और वो वेग बना रहता है अगर हवा ना रोके। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है।
और प्रेशर कुकर, उसमें खाना जल्दी कैसे पकता है? प्रेशर कुकर भाप को अंदर बंद कर लेता है, जी। जिससे अंदर दबाव प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़े हुए प्रेशर पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर उबलता है। इस ज्यादा तापमान की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। ये तापमान किस पर निर्भर करता है? वो जो सीटी होती है उसके वजन पर और नीचे के छेद के साइज पर। वही प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ओके। और ऊंचाई पर फाउंटेन पेन की स्याही क्यों लीक कर जाती है? क्योंकि ऊपर जाने पर बाहर का हवा का दाब कम हो जाता है, पेन के अंदर का दाब ज्यादा रहता है, तो स्याही बाहर निकल आती है। दाब का अंतर, ठीक है। रॉकेट वाला सिद्धांत फिर से आ गया। संवेग संरक्षण। हाँ, तीसरी बार। ये तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लगता है। एक और सवाल था गति का। कोई गोली ऊपर फेंकी जाए तो ऊपर जाने में लगा समय t1 और वापस नीचे आने में लगा समय t2। इनमें क्या रिलेशन है? स्रोत कहता है कि T1 T2 मतलब ऊपर जाने में ज्यादा समय लगता है। वैसे आइडियल केस में बिना हवा के T1 = T2 होता है, पर शायद हवा का प्रतिरोध ऊपर जाते समय ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा, ये स्रोत के अनुसार है, ठीक है। और अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो? भार शून्य हो जाएगा, वेट खत्म, पर द्रव्यमान मास वही रहेगा। मास नहीं बदलेगा? नहीं। और अगर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी दोगुनी कर दें, हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा? दूरी दोगुनी तो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F = 1/r²। तो 1/2² मतलब 1/4। एकदम सही। बल 1/4 रह जाएगा। पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा जब पिघलते हैं तो पानी का लेवल क्यों नहीं बदलता? क्योंकि बर्फ अपने वजन के बराबर पानी हटाती है और पिघलने पर वो उतने ही पानी में बदल जाती है जितना उसने हटाया था, तो लेवल वही रहता है। आर्किमिडीज फिर से। हाँ जी। और आखिरी, नाव में खड़ा आदमी किनारे पर कूदे तो नाव किधर जाएगी? पीछे हटेगी। एक्शन रिएक्शन या संवेग संरक्षण। बिल्कुल। तो ये थे यूपीपीएससी भौतिकी के पिछले सालों के प्रश्नों से निकले कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।